नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है मेरे दोस्तों। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मेरे दोस्तों, आप देखते तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन सब्सक्राइब कम करते हो, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब भी ज़रूर थोड़ा सा करें। दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर रूसो का परिचय बताया था, जीवन परिचय बताया था। आज मैं आपको रूसो के पुस्तकों के बारे में बताना चाहता हूँ, उसकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो ध्यान दो, सबसे पहले जो एक व्यक्ति होता है वो अपने मोरल को दिखाना चाहता है। ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन इज है लास्ट इम्प्रेशन। तो रूसो ने भी क्या किया, फर्स्ट इम्प्रेशन दिखाने की कोशिश की थी। तो आप याद रखना, मोरल इफेक्ट से रूसो की पहली पुस्तक याद रखना 1750 के अंदर। डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट्स of the arts and sciences। रूसो की जो पहली पुस्तक है वो है मोरल इफेक्ट वाली। देखो, मोरल इफेक्ट ये जो नाम है वो इसमें आ रहा है, मोरल इफेक्ट। ठीक है, ये पुस्तक उसने कब लिखी आपको पता होना चाहिए कि 1749 के अंदर फ्रांस की डिजोन अकादमी जो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थी, उसने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया और उसका विषय क्या था कि क्या कला और विज्ञान के विकास ने हमारे मोरल का पतन किया है या उसको शुद्ध किया है, अर्थात फायदा पहुंचाया है। तो रूसो ने जब इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया तो यही उस निबंध प्रतियोगिता में लिखा कि कला और विज्ञान के विकास ने हमारे नैतिकता को शुद्ध नहीं किया, फायदा नहीं पहुंचाया, उल्टा क्या किया, नुकसान ही पहुंचाया है। और उसने 3 बातों का उल्लेख किया है कि कला और विज्ञान के विकास के द्वारा हमारी सभ्यता का ह्रास हुआ है, हमारी नैतिकता का ह्रास हुआ है और हमारा जो चरित्र है उसका भी क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, पतन हुआ है। तो ये याद रखना 1755 मोरल इफेक्ट, और मोरल इफेक्ट से एक पुस्तक याद रखना, डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये पहली पुस्तक है। और ये पुस्तक लिखने के बाद में रूसो को मान सम्मान और इज्जत मिलती है उसको, और एक नए युग का प्रारंभ होता है इस पुस्तक के कारण। आगे बात करते हैं अगली पुस्तक के बारे में। 1754 याद रखना मेरे दोस्तों। 1754 में आपको एक शब्द याद रखना है, इन, और इन का मतलब याद रखना इनइक्वलिटी, और इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। डिस्कोर्सेज ऑन the origin and basis of inequality among men 1754 में आपको एक शब्द याद रखना है, इन, और इन का मतलब याद रखना, इनइक्वलिटी का मतलब है असमानता, और इनइक्वलिटी ये शब्द आ गया इनइक्वलिटी। तो असमानता से संबंधित पुस्तक 1754 में लिखी, और उस पुस्तक का पूरा नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वलिटी अमंग मेन।
लोगों के बीच में जो असमानता फैल रही है, समाज के अंदर जो असमानता फैल रही है, उसका मुख्य कारण क्या है। ध्यान दो, ये पुस्तक कब लिखी गई, यह भी एक निबंध प्रतियोगिता के प्रतिफल में लिखी गई थी, और पहली जो पुस्तक है वह भी निबंध प्रतियोगिता के प्रतिफल के रूप में लिखी गई थी। यहाँ पर दूसरी निबंध प्रतियोगिता हुई थी डिजोन अकादमी ने, फ्रांस की डिजोन अकादमी ने दूसरी निबंध प्रतियोगिता की वो की गई 1754 के अंदर ही की गई। 1754 में जो निबंध प्रतियोगिता ली गई थी डिजोन अकादमी के द्वारा, उसका मुख्य विषय यह था कि समाज के अंदर जो असमानता फैल रही है उसका मुख्य कारण क्या है। तो रूसो महोदय ये लिखते हैं कि समाज के अंदर जो असमानता फैल रही है उसका मुख्य विषय राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थात राजनीतिक जीवन है। जो सरकार जो कानून व्यवस्था बना रही है, जो प्राकृतिक कानून बना रही है समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, वे ही समाज में असमानता को फैलाने का मुख्य कारण है। तो मेरे दोस्तों, पहली पुस्तक पे तो उसको पुरस्कार मिलता है, मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, लेकिन दूसरी पुस्तक जब लिखी ये वाली तो उसको क्या, उसको सम्मान नहीं मिलता है। तो आप ये दूसरी पुस्तक उसकी याद रखना। तीसरी पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं। 1755 के अंदर आपको याद रखना है ई, और ई का मतलब याद रखना है इकोनॉमी। इकोनॉमी याद रखना, ठीक है। डिस्कोर्स ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी। दोस्तों ये देखो, यहां पर भी इकोनॉमी शब्द आ रहा है, 1755 ई याद रखना, और यहां इकोनॉमी आ रहा है। तो डिस्कोर्स ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी वाली पुस्तक भी रूसो ने लिखी थी। इस पुस्तक में रूसो ने बताया कि जब निजी संपत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है तो राज्य का ये कर्तव्य है कि उस निजी संपत्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाए। ये आगे बात करते हैं। सत्रह सौ इकसठ में आपको याद रखना है नो का मतलब याद रखना आपको नोवेल, और नोवेल का संबंध किससे होता है, उपन्यास। क्या होता है, उपन्यास। तो रूसो ने जो उपन्यास से संबंधित जो पुस्तक लिखी वो क्या है, ला नोवेल हेलोइज, ला नोवेल हेलोइज। ये जो पुस्तक है वो रूसो ने लिखी 1761 में। तो 1761 नो याद आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रूसो के अकॉर्डिंग उपन्यास के रूप में जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या है, ला नोवेल हेलोइज। आगे बात करते हैं। 1762 में आपको एक फार्मूला याद रखना है, सोई फोर। तो इस तरह से आप याद रखना मेरे दोस्तों, 4 बार सो गई, ठीक है, सोई फोर। यहां पर सो का मतलब याद रखना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली जो पुस्तक है वो रूसो ने लिखी 1762 में। सो से याद रखना सो, ठीक है, सो से सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ई का मतलब, अब ध्यान दो, इस पुस्तक को अन्य किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ राइट के नाम से भी जानते हैं इसको। इसका मैं दूसरा नाम लिख रहा हूं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। ध्यान दे, आपसे पूछा जा सकता है कि रूसो के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स के रूप में कौन सी बुक प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों द सोशल
कॉन्ट्रैक्ट। इसी पुस्तक के अंदर रूसो ने अपने सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत दिया था। इसी पुस्तक को प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स के नाम से जानते हैं और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स के नाम से सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को जाना जाता है। तो याद रखें। और ई का मतलब आप समझ, ये पुस्तक सब मेन प्रसिद्ध है। रूसो की सबसे जो मुख्य जो पुस्तक है जो प्रसिद्ध है वो यही है, 1762 में लिखी गई थी। 1762 में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और क्या लिखेगी, ये ई याद रखना, ईमाइल। ईमाइल दा लगा देना इधर, द ईमाइल। द ईमाइल शिक्षा से संबंधित सबसे बड़ी पुस्तक थी रूसो की। तो हम इसलिए इस पुस्तक को एजुकेशन भी कह सकते हैं, एजुकेशन, कि रूसो का एजुकेशन पुस्तक कौन सी है, द ईमाइल। इस पुस्तक को अपन क्या कह सकते हैं, ट्रीटाइज, ट्रीटाइज ऑन द एजुकेशन, ऑन द एजुकेशन। ठीक है, ट्रीटाइज ऑन द एजुकेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि रूसो के अकॉर्डिंग ट्रीटाइज ऑन द एजुकेशन वाली पुस्तक क्या है, तो 4 नाम आएंगे। तो उसका सही आंसर क्या है, द ईमाइल पुस्तक है। ये भी कब लिखी गई, 1762 के अंदर लिखी गई थी। ध्यान दो, इसी ईमाइल पुस्तक के अंदर रूसो ने क्या लिखा कि शिक्षा को पादरियों से मुक्त कर देना चाहिए, पादरियों के द्वारा शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो रूसो ने कहीं ना कहीं धार्मिकता को चोट पहुंचाया था, इसलिए वहाँ की सरकार ने उसको बंदी बनाने का आदेश दिया था। और वो वहाँ से रूसो का कथन प्रसिद्ध है कि विपत्ति पड़े तो भाग जाओ, और वो वहाँ से विपत्ति पड़ गई तो कष्ट पड़े तो भाग जाओ। ये कथन रूसो का ही है, ये याद रखना आपको। तो कष्ट पड़ते ही वो जेनेवा चला जाता है और जेनेवा की सरकार ने उसका सपोर्ट नहीं किया और यही कहा कि रूसो की जो पुस्तक है द ईमाइल उसको जला देना चाहिए। आगे 4 से याद रखना आप, 4 लेटर टू मिस्टर डे मेल सर्बस। ये इस प्रकार की जो पुस्तक है, 4 लेटर टू मिस्टर डे मेल सर्बस। तो इस प्रकार की जो पुस्तक है वो भी आपको याद रखना है, 4 लेटर टू मिस्टर डी मेल सर्बस, ये याद रखना। ठीक है, तो 1762 में 3 पुस्तक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसे ईमाइल, 4 लेटर टू मिस्टर डी मेले सर्बस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स के नाम से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जाना जाता है, ट्रीटाइज ऑन द एजुकेशन के नाम से द ईमाइल जाना जाता है। आगे बात करते हैं 1772। 1772 में क्या लिखा रूसो ने, 1772 के अंदर पोलैंड, याद रखना पोलैंड, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड पुस्तक भी किसकी है, 1772 में पोलैंड, ये फार्मूला याद रखना, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ये पुस्तक भी रूसो की है। पोलैंड की सरकार वाली पुस्तक भी रूसो की है। आगे बात करते हैं 1781, और इसका याद रखना एल। तो देखो ये एक है, वो एल जैसा ही लग रहा है, अपने को इस एक को एल ही समझना है। ठीक है, एल का मतलब होता है लैंग्वेज, आपको याद रखना है लैंग्वेज। लैंग्वेज याद रखना है। 1781 ये एक आ रहा है, एक एल जैसा लग रहा है, तो एल लैंग्वेज। पुस्तक का पूरा नाम देखिए, ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज,
ये पुस्तक भी रूसो की है। देखो ये लैंग्वेज इसमें आ रहा है, तो ये लैंग्वेज मैंने फार्मूला में बता दिया आपको, एल से आपको याद रखना है। ऐसे ऑन द ओरिजिन लैंग्वेज 1781 में लिखी गई थी रूसो के द्वारा। आगे बात करते हैं, 3 पुस्तक ऐसी और है जिनकी कहीं पर कोई तारीख कोई वर्ष नहीं मिलता है, तो उसको अपने को कैसे याद रखना है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। CDR, CDR कोई पुस्तक का नाम ही, कभी आप ये सोच लो कि सर ये तो पुस्तक है क्या, तो CDR पुस्तक नहीं, एक फार्मूला, एक याद करने का तरीका है। तो सी से याद रखना आप कन्फेशन, क्या याद रखोगे, कन्फेशन, सी का मतलब कन्फेशन। कन्फेशन, कन्फेशन पुस्तक जो है वो रूसो की क्या है, आत्मकथा है। आत्मकथा है, बायोग्राफी है, जीवनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी विचारक रूसो ने अपनी जीवनी के बारे में कौन सी पुस्तक है, उसकी जीवनी कौन सी है, उसकी बायोग्राफी कौन सी है, उसकी आत्मकथा कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा, कन्फेशन होगा। आंसर आपका आंसर होना चाहिए। डी का मतलब क्या है, डायलॉग। डी का मतलब क्या हो गया, डायलॉग। डायलॉग, ये डायलॉग पुस्तक भी किसकी है, रूसो की है, ये याद रखना। और आर का मतलब आप याद रखना, रिवरीज। रिवरीज, रिवरीज। तो मेरे दोस्तों इन 3 पुस्तकों की कहीं पर तारीख नहीं मिलती है, आपको इतना ही याद रखना कि रूसो ने अपने अंतिम समय में विक्षिप्त अवस्था में, अर्थात वृद्धावस्था में या विकसित अवस्था में अपने जीवन के अंतिम समय में उसने 3 पुस्तक की रचना की। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि रूसो के अंतिम जीवन में उसने कौन सी पुस्तक लिखी या निम्न में से कौन सी नहीं है। तो आपको इन 3 पुस्तक याद रखना, फार्मूला CDR के नाम से। सी का मतलब हो गया कन्फेशन, जो रूसो की आत्मकथा है, जीवनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने ये यहाँ पर बन सकता है। तो आपको 3 पुस्तक याद रखना है। CDR, सी का मतलब कन्फेशन जो आत्मकथा है, डी का मतलब डायलॉग और आर का मतलब है रिवरीज पुस्तक। मेरे दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूं। मेरे दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों आप हो तो मैं हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, एक वादा है, मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आऊँगा मेरे दोस्तों। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।